Gauss law, the flux of electric field through an enclosed surface S is 1 upon epsilon times the total charge enclosed by S। हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक स्फीयर ले रहे हैं जिसका क्लोज्ड सरफेस कितना है S, और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो इस चार्ज Q के कारण सेंटर पर इस चार्ज Q के कारण जो इस स्फीयर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा, वो कितना होगा Q अपान 1 अपान एप्सिलॉन टाइम्स। ये है कहता है गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स चार्ज का 1 अपन एप्सिलॉन टाइम्स होता है जो सरफेस इंक्लोज्ड करता है, मींस इंक्लोज्ड बाय एस। लेट अस सपोज अगर यहाँ पर चार्ज Q और होता तो इस चार्ज के कारण इस स्फीयर से कोई भी फ्लक्स एमिट नहीं होता, मींस नेट फ्लक्स इसी चार्ज के कारण होगा, ना कि इस चार्ज के कारण। देन एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई डेल्टा फाई इक्वल टू होता है वेक्टर E इनटू डेल्टा S। ओके, दिस इज आल्सो एरिया वेक्टर। वेक्टर E इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर इनटू R कैप। अब देखते हैं R क्या होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं डेल्टा S। हमने ये एरिया एलिमेंट ले लिया डेल्टा S, और इसके बीच की जो ये है दिस इज R। अब हो क्या रहा है ये देखते हैं। चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, एंड डेल्टा S की डायरेक्शन नॉर्मल क्या होगा, किसी भी सर्किल का नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, मींस इस रेडियस पे, इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी रेडियस पे होगा। देखो ये जैसे सर्किल होता है, इसका नॉर्मल ड्रॉ करें, ये नॉर्मल क्या होगा, ये एंगल रेडियस से कोई भी टेंजेंट 90 डिग्री बना लिए, ये भी 90 डिग्री बना रहे, मींस ये दोनों लाइन क्या है 180 डिग्री पर है, एक लीनियर है। तो जो डेल्टा S की नॉर्मल की लाइन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, और जो चार्ज Q के कारण डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड होगी। अगर हम यहाँ पर भी एलिमेंट ले लेंगे तो यहाँ पर भी E इधर की ओर आउटवर्ड निकलेगा, और यहाँ पर भी नॉर्मल वैसे ही निकलेगा। देख कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम ओपन करें तो डेल्टा फाई इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे, एंड हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री है। ओके, देन क्या हो जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E इंटू डेल्टा S। ऐसे भी कर सकते हैं, एंड एंगल एक दूसरे 0 डिग्री हो गया, देन क्या होगा E की वैल्यू पुट करो, कितना है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर इनटू वेक्टर R कैप इनटू डेल्टा S। ओके, दिस इज डेल्टा फाई। ये यूनिट वेक्टर है, हम इस यूनिट वेक्टर का इसके साथ जो डायरेक्शन है R इंटू डेल्टा S की डायरेक्शन क्या है 0 है, सेम डायरेक्शन है। देन
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो देन इसको निगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद इधर देखते हैं, देन आया डेल्टा फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² into delta S. Then for total electric flux, कितना होगा? डेल्टा फाई का हम समेशन करेंगे, फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एस ई इंटू डेल्टा एस। इस डेल्टा एस कितना होता है? एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? वो होता है 4πr²। पुट दिस वैल्यू, देन फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² into 4πr²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा Q/0 2। क्लियर? नोट डाउन। गॉस लॉ का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है डिस्क्राइब करने के लिए। उसको अगर डिस्क्राइब किया जाए तो उसके लिए वर्ड है सॉलिड एंगल। बचपन में पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा। जब हम किसी सर्किल की बात करते हैं, लेट अस सपोज एक सर्किल है, ये पॉइंट ले लिया है, तो सर्किल पर जो सेंटर है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, ये एक एंगल बन रहा है, इस आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है उसे हम नॉर्मल एंगल कहते हैं। क्योंकि एक सर्किल है 2D का। बट जब हम किसी स्फीयर की बात करते हैं, जब हम किसी स्फीयर की बात करते हैं, जब उसके सॉलिड स्फीयर हो और उसके सेंटर की बात करें, तो उसके सेंटर में जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। जब सेंटर की बात करें तो इसको कहते हैं नॉर्मल एंगल और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक? जब किसी सर्किल में एक आर्क के द्वारा कोई एंगल बनता है सेंटर पर, वो होता है नॉर्मल एंगल। और जब किसी स्फीयर में या सॉलिड स्फीयर में एक आर्क के द्वारा सेंटर पर बनता है कोई एंगल, उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी सपोज ये सेंटर, ये सर्कल, वो स्फीयर है, स्फीयर करेंगे तो यहाँ पर जब कट करेंगे तो एक ऐसे राउंड शेप में आएगा, तो वही एंगल तो अंदर भी बनेगा, वही सेंटर यहाँ भी बनेगा, इसी तरह यहाँ भी बनेगा। मीन्स जब हम किसी स्फीयर को अंदर से ऐसे कट कर दें, ये स्फीयर है, तो ये जो राउंड शेप आ रहा है, उस राउंड शेप को हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है आर्क, रेडियस और एंगल। तो आपने रिलेशन पढ़ रखा होगा। सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल, यदि हम इस यहाँ के जो एरिया हो उसको हम DA ले लें और इस स्मॉल पार्ट के एंगल को D ओमेगा ले लें, तो D ओमेगा इक्वल टू होगा DA/r²।
इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, देन इसके बाद गॉस लॉ डिस्क्राइब करते हैं बाय दिस मेथड। हाँ, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल की बात करें तो होती है स्टेरेडियन। उसको शॉर्ट में लिखते हैं SR, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नॉर्मल एंगल सर्कल की क्या होती है, रेडियन होती है ना, इसकी होती है स्टेरेडियन और लिखते हैं SR। इसी से एक चीज निकालते हैं कि सेंटर पर इसके सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल होता है। एक सर्किल के सेंटर पर कितना होता है, 2 पाई। 2 पाई होता है, 2 पाई होता है। अब इसके सॉलिड पर कितना होता है, फॉर्मूला पता है, डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन R²। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ओमेगा। क्यों, ये स्क्वायर है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से गया 0 से ओमेगा हो गया, टोटल कितना गया 0 से ओमेगा, इसमें कितना गया 0 से A। इस एरिया से पूरा एरिया तो गए, तो कितना हो जाएगा, तो डी ओमेगा कितना होगा, ये हो जाएगा ओमेगा, डी ए हो जाएगा A और A अपॉन R² आ जाएगा। और एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है 4 पाई R² मींस 4 पाई R² अपॉन R²। दिस इज कैंसिल आउट, मींस ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। मींस एक स्क्वायर का जो सॉलिड एंगल एट द सेंटर इज 4 पाई। नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ, इस पर नेक्स्ट आता है, इसका यूज करके गॉस लॉ प्रूव करना। एक सर्किल ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, उसके सेंटर पर चार्ज क्यू रख लेते हैं और उससे एक प्रीवियस मेथड की तरह एक स्मॉल पार्ट ले लेते हैं और इसका एरिया मान लेते हैं ds या मान लीजिए डेल्टा s, कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ से भी जो रेडियस है इसकी r ले लीजिए। देन क्या होगा, फ्लक्स d∅ इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर E इंटू ds, ठीक, एंड E इंटू ds cos थीटा, ये आपका d∅ होगा। E की वैल्यू पुट कर दीजिए, E की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू E क्यू अपॉन r² इंटू ds इंटू cos थीटा। थीटा विल बी 0, पहले ही बता चुके हैं। देन क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
नॉट क्यू इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू cos 0 इक्वल टू 1 मीन्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने बताया था dA अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या था, ये था, तो ds अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा। इसको रख दीजिए डी ओमेगा, देन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा डी फाई, देन इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका फाई आ जाएगा, ये जगह q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, देन 4 का कैंसिल आउट, देन q अपॉन डी ओमेगा क्या होता है 4 पाई, डी ओमेगा 4 पाई तो होता है, पिछले में बता चुके हैं, इसलिए इसमें बता दिया है। ठीक, गॉस लॉ को प्रूव करने का दो जगह है, चाहे वैसे प्रूव कर लीजिए चाहे ऐसे प्रूव कर लीजिए। गॉस लॉ कहता है मेन चीज है इंक्लोज बाय एस, मींस जब तक उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज्ड नहीं होगा तो उस चार्ज के कारण उस सरफेस पर विद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं इमिट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंक्लोज्ड बाय एस, मीन्स अगर इस सरफेस के कारण Q नहीं, यहाँ 2Q चार्ज होता तो इसमें कितना हो जाता 2Q, बट अगर यहीं पर ये चार्ज प्लस Q ही रहता और यहां कोई चार्ज Q होता, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, मीन्स कहने का अगर मैं यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करूं और मैं कहूं इतने पार्ट से, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर एरिया से पास होगी वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं इस एरिया को और बड़ा कर दूं और बड़ी फ्लक्स पास होगी। ओके, इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई एंड फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें 3 डेरिवेशन है आई थिंक। एप्लीकेशन समझने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, गॉसियन सरफेस, क्योंकि एप्लीकेशन में मैं गॉसियन सरफेस का यूज करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि गॉसियन सरफेस क्या है। नंबर 1, अब क्लोज सरफेस मीन्स ये सरफेस हमेशा क्लोज होगा। लेट अस सपोज, जैसे अभी हमने एक निकाला है, ये एक चार्ज ले लिया मैंने, इस चार्ज के कारण हमें ये निकालना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, देन हम इस पर एक ऐसा क्लोज सरफेस ड्रॉ करेंगे। हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक, या हमने स्क्वायर ड्रॉ किया,
या हमने एक सिलेंड्रिकल ड्रॉ किया। मीन्स हम कब सर्कल ड्रॉ करेंगे या एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करेंगे या सिलेंड्रिकल ड्रॉ करेंगे, ये डिपेंड करेगा उस पर जिसका हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। लेट अस सपोज अभी निकालना है हमें इनफाइनाइट वायर का। मीन्स एक इनफाइनाइट वायर में कोई चार्ज Q है, वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। मीन्स यहाँ भी कंटिन्यूअस Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। अगर हमें इस वायर को निकालना तो वायर किस शेप में होती है? सिलेंड्रिकल शेप में होती है। अगर हमसे वो कहते हैं किसी क्यूबॉइड के अंदर निकालना, तो क्यूबॉइड किस शेप का होता है? एक रेक्टेंगल शेप का होता है। मीन्स एक क्यूबॉइड में कोई चार्ज Q इंक्लोज्ड है, तो हम एक जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो एक क्यूबॉइड की तरह ड्रॉ करेंगे। मीन्स जैसा हमको जिस प्रकार का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जिस भी मीन्स इनफाइनाइट वायर की है, जिस मटेरियल की निकालनी है, एक इनफाइनाइट वायर की है, एक क्यूबॉइड की है, अभी एक रिंग किया जाएगी। अगर हमें रिंग दी है, मीन्स एक थिन स्क्वायर टाइप में दिया हुआ है, उसका हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि हमें एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा और वो सरफेस होगा क्लोज्ड सरफेस। ओके, नंबर 2, नंबर टू में ये है कि हमें जो भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है उसके अंदर वो चार्ज इंक्लोज रहे। जैसे अभी मैंने एक रिंग टाइप बात की आपसे, सपोज इस रिंग में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो आप अगर गॉसियन सरफेस यहां ड्रॉ करेंगे तो इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, बट अगर आप यहाँ पे इनसाइड करेंगे, इस पे अगर ये इनसाइड है तो यहाँ तो कोई चार्ज नहीं है ना, ठीक। तो गॉसियन सरफेस हमेशा ऐसे ड्रॉ करते हैं या ऐसा चूज करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो। क्लियर? नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। Number 1, field due to an infinite wire which is continuous charge। में एक वायर है, उस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ यूजिंग गॉस लॉ। नंबर 1 हेडिंग है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। फील्ड ड्यू टू infinite long straight wire uniform charged long straight uniform charge wire। long straight uniform
चार्ज्ड वायर। एक वायर ले लेते हैं, उसकी लेंथ ले लेते हैं, लेट अस सपोज लेंथ ऑफ वायर इज L। लॉन्ग स्ट्रेट है बेटा, मेरी को टेढ़ी होगी। and linear charge density of wire is lambda, then total charge Q is equal to lambda into M। ठीक, ये तो चार्ज की बात हुई। अब हम मानते हैं इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज, पूरी वायर में पॉजिटिव चार्ज है, और वायर एक सिलिंड्रिकल शेप की होती है, इसलिए हम इस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, वो भी एक सिलेंडर की तरह। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से आउटवर्ड होगी इन एवरी पॉइंट। क्लियर? अब जो गॉसियन सरफेस लिया है, मींस देखो फ्लक्स बेटा इधर से भी पास होगा, हर जगह जो फ्लक्स होगा वो इस तरह पास हो। इस और इससे पास हो, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है एंड, और मैंने आपको बताया है अगर पास भी करना हो तो कर लो बेटा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर पास होगी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, नेगेटिव 90 डिग्री, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो डाउनवर्ड है, देन में इट इज 90 डिग्री। यहाँ पर भी देखो ये और ये भी 90 डिग्री, तो इन दोनों सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने का नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने का नहीं, इसी सरफेस पे है। मींस ये जो कर्व है, मींस ये जो कर्व्ड सरफेस है, टोटल सरफेस नहीं, ओनली कर्व्ड सरफेस of this cylinder, only curved surface of this cylinder is only emit the electric flux, then according to phi is equal to होता है E into dA। यहाँ पर दोनों लीनियर है, मींस थीटा इज इक्वल टू 0, देन E into d of A of d phi। इंटीग्रेट कर दीजिए, दिस इज phi इज इक्वल टू E इंटू dA क्या होगा, सिलेंडर का कितना होता है, पाई आर एल। सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एल, हो सर, हाँ 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर।
देन डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कितना होगा, डी ए का इंटीग्रेट होगा ए इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा, ए कितना होगा बेटा, ए होगा कितना होगा 2 पाई आर। लेंथ एल है, इसकी रेडियस 2 पाई आर मान लीजिए, देन 2 पाई आर है। तो इस रेडियस को आप ले लीजिए, यहां से यहां तक की रेडियस ले लीजिए ठीक, ओके। फाइव इक्वल टू हम अकॉर्डिंग टू देन कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ई इंटू 2 पाई आर एल अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन। क्यों, क्योंकि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, एंड Q की वैल्यू कितनी है बेटा, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू 2 पाई आर एल। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। This is the field due to infinite long straight uniformly charged wire. Vector E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. एंड डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि E जगह वेक्टर क्वांटिटी, अब डायरेक्शन की बात करें तो इसमें डायरेक्शन के लिए n कैप यूज कीजिए और n कैप होगा, डायरेक्शन होगी पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। डायरेक्शन की बात करें, दिस इज कंप्लीट। एंड नेक्स्ट 2 टॉपिक है, एक है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एंड थर्ड है फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे।